भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। पुतिन के परमाणु तेवरों ने यूरोप तक अब हड़कंप मचा दिया है। इधर यूक्रेन ने जब से अपनी नई घरेलू क्रूज मिसाइल नेपच्यून से हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों में 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं। और दावा तो अब यह किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा पूरी तरह से फतेह कर लिया है और लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अब यूक्रेन की सेना का पूरी तरह से उन्होंने सफाया ही कर दिया है। लगभग 4 साल की जंग में रूस यूक्रेन जंग में अब पूरी तरह से साबित होता जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हर तरह से हावी हो चुका है। खास तौर से पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रही सही कसर यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 7 दिनों से हो रहे लगातार हवाई हमलों ने पूरी कर दी है, जिसमें यूक्रेन की कमर तोड़कर रूस ने रख दी है। कीव पर ही एक हफ्ते में 1200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले कीव के 10 से ज्यादा जिलों पर हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि कोई चमत्कार उन्हें जंग में जरूर जितवा देगा और यही वजह है कि अब यूक्रेन अपने घरेलू क्रूज मिसाइल नेपच्यून को रूस के खिलाफ पूरी तरह से जंग में नई ताकत, नए वर्जन के साथ उतार चुका है। खुद ज़ेलेंस्की ने एंटी-शिप मिसाइल यानी जहाजों को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल नेपच्यून का वीडियो जारी किया है। इधर दूसरी तरफ एक बार फिर पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैकड़ों सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के सैनिक बारूदी सुरंगों को बुलडोजर जैसे मशीन से तबाह कर रहे हैं और लाइन माइन में धमाके कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने पूर्वी मोर्चे को जीतने के बाद यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमले कर दिए हैं, जबकि अब यूक्रेन खुद अपने दम पर, अपनी मिसाइलों के दम पर रूस से आखिरी जंग लड़ने में जुटा हुआ है। जीत लिया पूर्वी मोर्चा, पश्चिम में उत्तर कोरियाई सैनिक। पिछले 1 साल से रूस ने पश्चिम रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया है। अगर हम डॉनबास इलाके की बात करें तो उसके 78% इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरा डॉनबास पूर्वी यूक्रेन में आता है। यहाँ पर रूस की जबरदस्त बढ़त है और ऐसे हालात में अब रूस ने एक बार फिर से कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैनिकों को जंग में उतार दिया है। नॉर्थ कोरिया की सेना रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ न केवल युद्ध कर रही है बल्कि कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंग को भी हटा रही है। इस मदद पर रूसी सेना ने किम जोंग उन की आर्मी को थैंक यू कहा है। उसने कहा है कि वे बहुत बहादुर हैं और हम इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। रूस और नॉर्थ कोरिया का आपसी सहयोग एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। कोरिया न सिर्फ रूस की रक्षा क्षेत्र में मदद कर रहा है बल्कि वो खतरों से भी खेल रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में मदद की थी। अब वो उस क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए वीडियो में उत्तर कोरियाई सैनिकों को विभिन्न प्रकार के बारूदी सुरंगों को हटाने और उनका पता लगाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत उत्तर कोरिया ने पिछले साल लगभग 14,000 सैनिक रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए कुर्स्क भेजे थे। दक्षिण कोरियाई, यूक्रेनी और पश्चिमी सूत्रों के मुताबिक एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि इनमें से 6,000 से ज्यादा मारे गए हैं। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सैनिक पश्चिम कुर्स्क क्षेत्र में दाखिल हुए थे और महीनों तक उस पर कब्जा बनाए रखा। आखिरकार अप्रैल 2025 में उन्हें बाहर कर दिया गया। इस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था
कि रूसी बलों ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से उन्हें बाहर खदेड़ा। अब कुर्स्क में फिर से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर उत्तर कोरिया ने मोर्चा खोल दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कई नेपच्यून मिसाइल ने अपने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं और युद्ध में अपनी क्षमता साबित की है। खुफिया सूत्रों के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने काला सागर बंदरगाह तुआप्से में एक रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला करने के लिए इस नई नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिससे रूस के तेल ठिकानों को भयानक नुकसान हुआ था। यूक्रेन ने लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित नेपच्यून क्रूज मिसाइल से रूस पर हमला किया था। यूक्रेन की नई नेपच्यून मिसाइल R-360 एंटीशिप मिसाइल का एक संशोधित संस्करण है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस नेपच्यून क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। काला सागर के बंदरगाह नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन में निर्मित नेपच्यून क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक हमले में तेल निर्यात के लिए इस्तेमाल होने वाली शिपिंग सुविधाएं और दूसरी ढांचा नष्ट किया गया। हालांकि ब्लूमबर्ग ने ज़ेलेंस्की के हवाले से कहा कि अग्रिम मोर्चे पर स्थिति बहुत कठिन है। उनकी सेना पूर्वी क्षेत्र डोनेस्क में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पोक्रोवस्क पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर लंबी दूरी की यूक्रेनी लॉन्ग नेपच्यून क्रूज मिसाइलों से हमला करवाया है, जो कि काफी सफल बताया जा रहा है। नेपच्यून एक एंटीशिप मिसाइल यानी जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइल है। इसे खास तौर पर समुद्र में दुश्मन के जहाजों, फ्रिगेट और लैंडिंग क्राफ्ट को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल सोवियत रूस की पुरानी KH-35 मिसाइल पर आधारित है, लेकिन यूक्रेनी इंजीनियरों ने इसमें कई आधुनिक सुधार किए हैं, जिससे ये कहीं ज्यादा सटीक और ताकतवर बन गई है। ये मिसाइल उच्च सबसोनिक स्पीड यानी लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। चमत्कार युद्ध से बचेगा यूक्रेन, ट्रंप ने माना युद्ध के बॉस पुतिन। 1353 दिन से यूक्रेन को जिताने के लिए अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन रूस लगातार यूक्रेनी इलाके जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को यकीन था कि पुतिन पर दबाव डालकर वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने ट्रंप की याराना चाल की धज्जियां उड़ाते हुए यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से तो पुतिन ने यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस से नहीं छीन पाए हैं। अब ट्रंप ने मीडिया के सामने खुद मान लिया कि रूस यूक्रेन में अभी रुकने वाला नहीं है, वो तो और ज्यादा इलाके कब्जा करना चाहता है। ट्रंप ने पुतिन का नाम लिए बगैर मान लिया कि रूस को यूक्रेन में काबू करने में अभी सफलता नहीं मिली है। Basic dispute is they just don't want to stop yet, and I think they will. I think it's taken a big toll on Russia, big toll on both countries, obviously, but it's taken a big toll. They're losing 7,000 soldiers a week. That's a big toll, and between the two of them, divided. You know, with Russia losing more soldiers, actually, but they're both losing a lot of people. I inherited the war, and I think we're going to get it ended, not too distant future. अब आप ये वीडियो देखिए। इसमें नेटो देश हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान और राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन में एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग से पहले जब मीडिया ने विक्टर ओरबान और ट्रंप दोनों से पूछा कि क्या यूक्रेन जंग जीत सकता है, तो ट्रंप और विक्टर ओरबान दोनों ही मुस्कुराने लगे और कंधे उचकाते हुए पीएम विक्टर ओरबान ने ट्रंप के सामने कहा कि यूक्रेन को जंग कोई चमत्कार ही जिता सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि नेटो देश हंगरी शायद इकलौता ऐसा देश है जो रूस और पुतिन का कट्टर समर्थक है और ट्रंप इससे खफा रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पुतिन के दोस्त हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान से ट्रंप ने कहा कि आप रूस से तेल 1 साल और खरीद सकते हैं। ट्रंप हंगरी को रूस से तेल खरीदने की खुली छूट दे रहे हैं, जबकि बाकी सभी यूरोपीय देशों पर रूसी तेल खरीद पर सख्ती दिखा रहे हैं।
यानी ट्रंप अब हंगरी के जरिए पुतिन को मनाने में जुट गए हैं, ऐसा वॉर एक्सपर्ट्स का अनुमान है। पुतिन ने युद्ध में उतारे 1400 अफ्रीकी लड़ाके। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त रूस पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए लाखों सैनिकों को जंग में उतार चुका है। खुद जेलेंस्की ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना बेहद कठिन हालात में है। रूसी कमांडरों का दावा है कि 5,500 यूक्रेनी सैनिक पोक्रोवस्क में फंसे हुए हैं, जबकि अगर कुपियांस्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों को मिला दें तो 10,000 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के घेरे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। रूसी सेना के हमलों के चलते ही डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क शहर से करीब 60,000 लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं। लगातार रूसी बमबारी और 3 साल से जारी जंग के चलते यहां की आबादी 1,500 से भी नीचे आ गई है। ऐसे भीषण जंगी हालात में रूस ने अब अफ्रीकी देशों से ऐसे लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिए हैं जो यूक्रेनी सेना के लिए साक्षात यमराज साबित हो रहे हैं। खुद यूक्रेन के ही विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने दावा किया कि रूस जंग में तीसरे देशों के लड़ाकों को उतार चुका है जो यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। इससे पहले ऑन रिकॉर्ड दावे किए जा चुके हैं कि उत्तर कोरिया के आदेश पर 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा का दावा है कि 36 अफ्रीकी देशों के 1400 से ज्यादा लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से इस युद्ध में लड़ रहे हैं। आंद्रेई सिबिहा ने अफ्रीकी सरकारों से आग्रह किया है कि वे अपने नागरिकों को ऐसे संघर्ष में शामिल होने से सावधान करें जहां उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। सिबिहा ने मॉस्को पर अफ्रीकियों को युद्ध में शामिल होने के लिए उकसाने और ऐसे सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है जो मौत की सजा के बराबर हैं। सिबिहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रूसी सेना में विदेशी नागरिकों का दुर्भाग्य है, उनमें से ज्यादातर को तुरंत तथाकथित मांस की चक्की में भेज दिया जाता है जहां उन्हें जल्द ही मार दिया जाता है। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने 2 टूक कहा, ज्यादातर भाड़े के अफ्रीकी सैनिक 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। सिबिहा के मुताबिक रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए अफ्रीकी लड़ाकों की वास्तविक संख्या 1,436 तक है। Вважаємо, що ситуація напружена і може ускладнюватись через те, що йде накопичення русських бойовиків, їх накопичення за цю добу 600. Важливо зробити все, щоб реально захопити Покровськ. В будь-якому форматі показувати успіх на полі бою, чи то йти на Вовчанськ, чи то ще щось зробити. Їм потрібно показати успіх, тоді вони зможуть повертати. रूस की जीत 100%, यूक्रेन को जिताएगा कौन? रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क शहर के केंद्र, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में घुस चुकी है। यूक्रेनी कमांडरों के मुताबिक रूसी सैनिक नागरिक कपड़ों में छिप करके घुसपैठ कर रहे हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में युद्ध अपराध है। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, लेकिन इस बीच यूक्रेनी ड्रोन कमांडर मादियार ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क में 27 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 24,895 रूसी सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में सिर्फ रूसी प्रचार की जीत हो रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। दावा किया गया कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस के पास सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि भीषण सर्दी शुरू होते ही रूस हमले शुरू कर देगा। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरेजिया क्षेत्र के उस पेनियांका गांव पर काबू पा लिया है। हालांकि इन दावों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है उस पेनिवका गांव पर काबू कर लिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने उस पेनिवका गांव में मौजूद यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है।
अब सवाल ये उठता है कि हारती यूक्रेन को आखिर कौन बचाएगा? अमेरिका और नेटो की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन में बहुत भारी साबित हुआ है। हालांकि अब नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने दावा किया है कि नेटो ने रूस की गोला बारूद उत्पादन क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। मार्क रूटे ने कहा है कि नेटो बहुत जल्द अब रूस को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए एक बड़ी कार्रवाई और सैन्य सहायता यूक्रेन को दे सकता है। जबकि पूर्व नेटो प्रमुख एंडर्स फोग रासमुसेन ने कहा है कि यूक्रेन फॉरएवर वॉर की ओर बढ़ रहा है, यानी यूक्रेन में हमेशा युद्ध होता रहेगा। एंडर्स फोग रासमुसेन का साफ कहना है कि जब तक यूरोप रूस पर दबाव नहीं बढ़ाएगा तब तक यूक्रेन में जंग रुकना बेहद मुश्किल है। लेकिन ज़ेलेंस्की को अभी भी लगता है कि अमेरिका की मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो सकती है। खबर है कि यूक्रेन ने रूस के भीषण हमलों के बीच फिर से टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के वॉशिंगटन राजदूत ओल्हा स्टेफानिशीना ने कहा है कि अमेरिका के साथ टॉमहॉक मिसाइलों और लॉन्ग रेंज हथियारों की खरीद पर सकारात्मक बातचीत चल रही है और उम्मीद ये है कि जल्द ही टॉमहॉक जैसी क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन रूस के अंदर घुस करके लंबी दूरी के हमले कर सकेगा। We need the capabilities, we need the equipment, real firepower, and of course, the most advanced tech. Because the threats we face are real and lasting. Russia's unprovoked war against Ukraine is the most obvious example of the threat. But the danger posed by Russia will not end when this war does. For the foreseeable future, Russia will remain a destabilizing force in Europe and the world. अठारह नवंबर को व्हाइट हाउस में दो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और इस मीटिंग में ईरान को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब सऊदी अरब के जरिए ईरान को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ईरान को इस बार मौका नहीं देना चाहते डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कई दुश्मनों को एक साथ एक्टिव कर दिया है। पहला दुश्मन इजराइल सुपर एक्टिव है। नेतन्याहू को यकीन है कि ट्रंप लगातार साथ देंगे। सीरिया के राष्ट्रपति जुलानी को व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप ने बता दिया है कि ईरान का दूसरा दुश्मन उनके साथ है। अब ट्रंप ने ईरान का पुराना दुश्मन सऊदी अरब, जो अब ईरान का दोस्त बन चुका है, उसे भड़काने वाला नया कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है। 13 जून को जिस फाइटर जेट के हमले से ईरान की मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी गई, अब डोनाल्ड ट्रंप वही F-35 सऊदी अरब को देना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नया कार्ड खेला है जिससे निकली चिंगारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसे पूरी दुनिया समझती है कि इससे सऊदी अरब और ईरान की नई नई दोस्ती फिर से बहुत बड़ी दुश्मनी में बदल सकती है। इसे पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ ट्रंप का बहुत बड़ा फसाद फैलाने वाला कार्ड माना जा रहा है। यानी मोहम्मद बिन सलमान को F-35 देकर के डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को भड़काने का काम कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कई रक्षा समझौते हो सकते हैं। ट्रंप वैसे भी लगातार अमेरिका के साथी देशों को F-35 बेचना चाहते हैं
और अब सऊदी अरब इसके लिए ट्रंप को नया बाजार नजर आ रहा है। लेकिन इस सौदे के बाद पश्चिम एशिया में, या यूं कहें कि अरब वर्ल्ड में एक नया तूफान आ सकता है। ये बात वो नहीं समझते, इसे नजरअंदाज करना बेवकूफी कही जाएगी। ईरान ने अपनी मिसाइल पावर एक बार फिर दिखाई है और इन हथियारों को दिखाकर ईरान की तरफ से वार्निंग जनरल बलाली ने दी है। خودمون شروع کردیم زمانی که ما تحریم بودیم، سیم خاردار هم نمیتونستیم وارد کنیم، شروع کردیم به ساخت این موشک‌هایی که اینجا می‌بینید و امروزه در همه حوزه‌های زمین به زمین موشکی که مورد نیاز باشه خودمون می‌سازیم، طراحی می‌کنیم و استفاده می‌کنیم که شما تو عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 و 3 نمونه‌های اینها رو دیدید. ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली बलाली ने कहा कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुश्मन के लिए और खतरनाक बन चुकी है। इजराइल को अमेरिका चाहे जितनी मदद दे, ईरान जब जवाब देगा तो इजराइल मिसाइल अटैक को रोक नहीं पाएगा और नेतन्याहू के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित होंगे। ईरान को पता है कि इस वक्त अमेरिका में उसके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर क्या क्या प्लान बनने जा रहा है, क्यों व्हाइट हाउस इस वक्त ईरान विरोधी मीटिंग का एपिसेंटर कहा जा रहा है, पहले इसे समझिए। 29 सितंबर 2025 को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले, तब भी गाजा से बड़ा एजेंडा ईरान रहा। 10 नवंबर 2025 को ट्रंप ईरान के एक और दुश्मन अहमद अल शरा से मिले, जो पहले ISIS और अल कायदा का सरगना था, लेकिन अब सीरिया के राष्ट्रपति होने के नाते उसे ट्रंप का मेहमान बनने का मौका मिला। अब 18 नवंबर 2025 को ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग होने जा रही है और ये मुलाकात ट्रंप की एंटी ईरान ट्रायंगल बनाने की कोशिश कही जा रही है। More than meeting, we're honoring Saudi Arabia, the Crown Prince. Yes. What are your goals for the meeting? Have you decided whether to sell F-35 fighter jets to Saudi Arabia? Are you going to do that? Well, they wanted to buy a lot of jets. We make the best jets. We make the best missiles. You saw that when we took out the nuclear capability of Iran. इस ट्रायंगल को समझिए। ट्रंप के इस एंटी ईरान ट्रायंगल के एक कोने पर हैं बेन्यामिन नेतन्याहू, दूसरे कोने पर है सीरिया यानी अहमद अल शरा, जिसके जरिए अल कायदा ने सीरिया में आतंक फैलाया, और तीसरा नाम है मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। इस तिगड़ी का इस्तेमाल करके ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को बहुत बड़ा तनाव देना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का F-35 जेट बन सकता है, जो इस वक्त दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट है, जिसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश उड़ाते हैं, और इजराइल भी इसी फाइटर जेट से लैस है। लेकिन अब ये सऊदी अरब की वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। Yes to the jets, or you're not sure yet? I'm looking at that. They've asked me to look at it. They want to buy a lot of 35, but they want to buy actually more than that fighter jets. Yeah. डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग के दौरान न सिर्फ F-35 पर बात होगी, बल्कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराना भी उनका एजेंडा है। इसीलिए अब्राहम एकॉर्ड के लिए भी वो मोहम्मद बिन सलमान पर जोर डालने वाले हैं। Abraham Accords be a part of that conversation, perhaps getting the Abraham Accords, getting Saudi Arabia. And the Abraham Accords will be a part. We're going to be discussing. I hope that Saudi Arabia will be going into the Abraham Accords fairly shortly. अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इजराइल से राजनयिक रिश्ते, क्या सऊदी अरब इसके लिए तैयार होगा? मोहम्मद बिन सलमान पहले ही इजराइल से किसी भी तरह के रिश्तों को लेकर फिलिस्तीन वाली शर्त लगा चुके हैं, यानी फिलिस्तीन देश बनेगा तभी वो इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। अब ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध तो रुकवा दिया है, लेकिन सऊदी अरब की असली शर्त अभी भी पूरी होनी बाकी है, और सच ये है कि इजराइल इस पर कभी राजी नहीं होगा।
ये बात नेतन्याहू बार बार ट्रंप को वार्निंग दे रहे हैं। ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים, ועושה את זה גם מול לחצים מן החוץ ולחצים מבית, אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות. बेंयामिन नेतन्याहू जानते हैं कि हमास के साथ ईरान को घेरने का यही सही वक्त है। जून में हुए युद्ध में इजराइल कामयाब नहीं हुआ और ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस ने उसके कई शहरों को ऐसे जख्म दिए जिसकी वजह से इजराइल अब दोबारा ईरान पर हमला करने के बारे में 100 बार सोचेगा। ये दावा ईरान के जनरल बार बार कह रहे हैं, लेकिन अब ईरान को लेकर ट्रंप का सुपर एक्टिव होना अली खामनेई को बहुत ज्यादा तनाव दे रहा है। इसीलिए ईरान में बता दिया गया है कि उनका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका या फिर इजराइल है। ईरान ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के साथ फिर से युद्ध के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कह दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डरेगा नहीं और ईरान से अब कोई टकराएगा तो बचेगा नहीं। इसकी वजह है ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 बता दिया है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका इजराइल की मदद करना बंद नहीं करता, उसके साथ कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान ने बता दिया है कि वो बिजली पैदा करने के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और उसे कोई ताकत ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका को खाड़ी देशों से अपने सैनिक अड्डे खत्म करने पड़ेंगे, यहां से अमेरिका को हटना होगा। همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله खामनेई ईरान की पब्लिक का मूड भी देख रहे हैं। ईरान की विदेश नीति में अमेरिका और इजराइल एक ऐसा पहलू है जिसे लेकर वहां की लीडरशिप और आम लोगों के बीच पिछले 5 दशकों से बड़ा गुस्सा देखा गया है। 2025 में जून के दौरान 12 दिन का युद्ध इस गुस्से को उस बुलंदी पर ले गया जहां से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में 0% गर्माहट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। खामनेई ने अमेरिका को लेकर 3 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी साफ कर दी है। पहला, इजराइल को मदद पहुंचाना बंद करें। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम में दखल ना दें। और तीसरा, पहले सैन्य अड्डे पश्चिम एशिया से समेट लें। چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذاره، پایگاه نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست. अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की 0 टॉलरेंस के पीछे उसकी सेना है, उसकी मिसाइल पावर है और इसी की बुनियाद पर ईरान पश्चिम एशिया में इन दोनों बड़ी ताकतों को चैलेंज करता रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे पर वो अमेरिका से बातचीत में किसी भी जल्दबाजी में नहीं है और जो भी बातचीत होगी वो उसकी शर्तों को पूरा करने के बाद बराबरी पर होगी और ईरान देश हित में फैसले लेगा। بشینم با منطق در چارچوب همون قوانین بین المللی بشینم ما حاضریم گفتگو کنیم.
نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارتو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقتم زیاد حرف زدی بمبارانت میکنم. منم میگم چشم، برای اینکه زنده بمونم چشم. अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी है। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए देखा है। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब पुतिन ने कर ली है, क्योंकि पुतिन और खामनेई के बीच एक डील ने रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान को पुतिन वाली बड़ी ताकत मिलने जा रही है। रूस अब ईरान में 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें 4 प्लांट बुशर में बनाए जाएंगे, जहां का परमाणु अड्डा पहले से ही अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर से ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जा सकता है कि पुतिन और खामनेई की पार्टनरशिप ने अब नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। ये खबर इसीलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है, जब पुतिन और खामनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह से डरा दिया है, वहीं पुतिन के साथ साथ चीन भी अब ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच अगर F-35 को लेकर डील होती है तो डोनाल्ड ट्रंप का कदम अमेरिका के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। इससे पेंटागन का ये डर बढ़ जाएगा कि कहीं चीन इस विमान की सीक्रेट टेक्नोलॉजी ना हासिल कर ले। ये डर अमेरिकी अधिकारियों को साफ साफ नजर आ रहा है। चीन और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध इसकी एक बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। पुतिन का परमाणु टॉर्पीडो देख करके डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। ट्रंप ने जब से पूछा गया उनसे कि वो परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया है जिसे सुन करके ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन ट्रंप के जवाब ने अब पुतिन को इस बात का एहसास दिला दिया है कि वो अपने फैसले बहुत सही वक्त पर ले रहे हैं। चक्का चला, बोतल फटी और लॉन्च हो गई पुतिन की वो परमाणु पनडुब्बी जो लॉन्च करेगी दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। पुतिन के पोसाइडन को लॉन्च करने वाली परमाणु पनडुब्बी तैयार है। एक तरफ पुतिन की परमाणु पनडुब्बी है, नाम है खबरोवस्क। पुतिन ने इस परमाणु पनडुब्बी को खास परमाणु रिएक्टर वाले टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए बनाया है। दूसरी तरफ उस परमाणु हथियार को देखिए जिसे पुतिन ने पोसाइडन नाम दिया है। खबरोवस्क पनडुब्बी को पोसाइडन जैसे 6 परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए बनाया गया है और इस टॉर्पीडो ने वर्ल्ड वॉर वाला डर पैदा कर दिया है। इस सबमरीन को लॉन्च करने पहुंचे पुतिन के रक्षा मंत्री एंद्रे बेलुसोव पुतिन के ऑर्डर पर बेलुसोव सेवेरोदविंस्क पोर्ट पर पहुंचे और यहां उनके सामने थी रूस की बहुत ही खतरनाक सबमरीन जिसे वर्ल्ड वॉर का लॉन्च पैड कहा जा रहा है। पुतिन की नई परमाणु पनडुब्बी को ट्रायल पर भेजा जाएगा, लेकिन अब लॉन्च होने के बाद यह बात साफ है कि पुतिन के पास अपनी सबसे खतरनाक बुलेट को फायर करने के लिए बंदूक आ चुकी है। पोसाइडन को लॉन्च करने वाली खबरोवस्क पहली पनडुब्बी नहीं है। इससे पहले पुतिन ने बेलगरद नाम की पनडुब्बी बनाई थी। यानी पोसाइडन को दागने वाले 2 लॉन्चर रूस के पास आ चुके हैं। बेलगरद और खबरोवस्क दोनों ही परमाणु पनडुब्बियां हैं। पोसाइडन से पहले उनके लॉन्चर की कुछ खास बातें भी जान लीजिए। खबरोवस्क 10,000 टन की पनडुब्बी है जो परमाणु रिएक्टर से चलती है।
लंबाई 133 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, पानी में 32 नॉट्स यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ये 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है। 100 क्रू के साथ में खबरबस्त पनडुब्बी 3 महीने तक समंदर में रहेगी। ये क्रूज मिसाइल भी लॉन्च करेगी और पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो भी। ऐसे 6 टॉर्पीडो से ये पनडुब्बी लैस की जाएगी। खबरबस्त पुतिन के उभरते हुए परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े यानी बोरई क्लास की पनडुब्बी जैसी ही है, बस ये आकार में थोड़ी छोटी है, लेकिन इससे दागे जाने वाला हथियार इसे दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बनाने जा रहा है। Сегодня для нас знаковое событие. Со стапеля прославленного Севмаша выводится тяжелый атомный ракетный крейсер «Хабаровск». Носитель подводного оружия, роботизированных средств. Он позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России. खबरबस्त पनडुब्बी जब टॉर्पीडो लॉन्च करेगी तब ये कैसे काम करेगी उसे बहुत गौर से देखिए। परमाणु रिएक्टर इसका इंजन होगा और इसके जरिए ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में चलेगी। इसकी रेंज के दायरे में पूरी पृथ्वी और हर महासागर होगा। ये 1000 किलोमीटर की गहराई तक चलता रहेगा। एक ड्रोन पनडुब्बी की तरह ये अपने टारगेट तलाशेगा। इसके टारगेट पर दुश्मन के बड़े बड़े जहाज होंगे जिनको तबाह करके ये अमेरिका और नेटो के खेमे में खलबली मचा सकता है। परमाणु वॉरहेड के साथ ये दुश्मन के समुद्री किनारों या फिर वहां बसे शहरों को टारगेट कर सकता है। यानी परमाणु हमले के लिए पुतिन ने सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है। केक और कुकीज खाते हुए पुतिन अपने परमाणु टॉर्पीडो की डिटेल दे चुके हैं, जो पूरे नेटो के लिए जहर बन चुका है। पुतिन बता चुके हैं कि कैसे पोसाइडन एक गेम चेंजर हथियार बनने जा रहा है, जिसके आगे अमेरिका के रणनीतिकार पूरी तरह से फेल हो जाएंगे कि आखिर इस मिसाइल का तोड़ कैसे निकाला जाए। But that's not all. You should know, yesterday we conducted another test of another promising system. This is the Poseidon unmanned underwater vehicle.